गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सभी क्लास 12th का मैं मदर अर्थ 66 इस पोएम का समरी और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। इसका एक समरी हम और एक बार देख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन आंसर को समझने में और आसान होगा। तो हम शुरुआत करते हैं समरी इसका। Firstly, when the poet is on her way to the Cochin airport with her old mother sitting beside her, तो सबसे पहले जो कि कवित्री है वह कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही है अपनी बुजुर्ग माँ के साथ जो कि उसके बगल में बैठी है। She looks at her closely, वह उसको बहुत नजदीक से देखती है। And presents before us her image, और हमारे सामने प्रस्तुत करती है। Presents before us her image, तो अपनी माँ का जो छवि था उसको हमारे सामने वो प्रस्तुत करती है। She compares her with corpse, तो वह अपनी माँ की तुलना करती है मुर्दा के साथ, लाश के साथ। कॉर्प्स का अर्थ होता है लाश के साथ, वह अपनी माँ की तुलना करती है। तो सिमिली, तो मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि वहां एज या लाइक का प्रयोग किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंतर्गत सिमिली आता है, जो कि तुलना किया जाता है एक चीज का दूसरे चीज के साथ, उसको कहा जाता है सिमिली। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच या तो पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है वो क्या है? सिमिली। सिमिली इज अ फिगर, तो यहाँ पर सिमिली की परिभाषा दी गई है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच टू शो कंपैरिजन बिटवीन हर मदर्स फेस एंड अ कॉर्प्स। तो एक तुलना किया गया है उसकी माँ का चेहरा का मुर्दा के साथ, डेड बॉडी के साथ। As she looks at her mother's pale and pallid face, और जैसे कि वह अपनी माँ का पेल का अर्थ भी होता है पीला ही, जब उसमें किसी भी तरह का मतलब रंग नहीं होता है, पीला हो जाता है। एंड पैलिड का अर्थ होता है फीका, वह अपनी माँ का पीला और फीका चेहरा को देखती है। She is struck with the horror and pain of losing her, तो वह उस डर, उसके ऊपर मतलब प्रहार करता है, वह डर जाती है उस दर्द से कि वह उसको खोने वाली है। वो सोचती है कि वो बहुत जल्दी वो उसकी माँ का निधन हो जाएगा और उसके मन में एक तरह का डर समा जाता है। द मदर विथ द डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेयर टू अ कॉर्प्स, और एक माँ, उसकी माँ जो है वो ऊँग रही है। डोजिंग का अर्थ होता है ऊँगना, तो उसका ऊँगता हुआ चेहरा और उसका खुला मुंह, ओपन माउथ, खुला मुंह जो है तुलना किया गया है एक लाश के साथ। हियर द पोएट शोस, तो यहाँ पर जो कवित्री है वो दिखाती है लव एंड अफेक्शन, एक बहुत ही प्यार और दुलार, लव एंड अफेक्शन, प्यार दिखाती है। इट इज प्रेजेंट इन अ मदर डॉटर रिलेशन, जो कि एक माँ और उसकी बेटी का जो संबंध होता है उसके बीच में होता है, और उसी प्यार और दुलार को वो इसके माध्यम से वो कवित्री दिखा रही है। आगे हम देखते हैं। द पोएट इज पेन्ड एंड शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार, तो कवित्री को थोड़ा सा दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, और वह शिफ्ट्स हर अटेंशन, अपना पूरा ध्यान को जो है वो बाहर कर देती है। आउटसाइड द कार मतलब अपना ध्यान, वो अंदर में थी, अपनी माँ को देख रही थी, लेकिन उसको दुख होता है तो अपना पूरा ध्यान को वो कार के बाहर ले जाती है। द कार इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि उसके अंदर में नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक अनुभव चल रहा है, उसको दूर करने के लिए वो कार के बाहर देखने लगती है। She changes her sad mood, वह अपना जो ये दुख या पीड़ा का जो भावना था उसका मन में, उसको वह हटाना चाहती है, बदलना चाहती है। The scene outside the window is of a growing life and energy, तो कार के बाहर, खिड़की से बाहर जब वह झांकती है, जो दृश्य है, सीन मतलब दृश्य जो है, खिड़की से बाहर का दृश्य, वो ग्रोविंग लाइफ, जीवन के बढ़ने का दृश्य है, एंड एनर्जी, और उसमें पूरा शक्ति है, ऊर्जा है, वो बाहर देखती है। द रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज अलोंगसाइड द मेरीली प्लेइंग चिल्ड्रन, तो बाहर देखती है तो बहुत ही रैपिडली मतलब तेजी से दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग का अर्थ है दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है जो उसके बगल से दौड़ रहे थे, ऐसा दिखती है, वो देखती है उसको।
द मेरीली प्लेइंग चिल्ड्रन, और खुश मिजाज बच्चे जो कि खुशी खुशी वहां पर खेल कूद रहे थे। सिंबलाइज, तो ये सिंबलाइज करता है लाइफ, जिंदगी को बताता है कि जिंदगी किस तरह से कैसे वो बदल जाता है, ढल जाता है। यूथ एंड वाइटालिटी, जो जवानी है और जो सजीवता है, वाइटालिटी को दर्शाता है। द पोएट हियर इज रिमाइंडेड ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, और यहाँ पर कवित्री को याद आता है, रिमाइंडेड मतलब उसको याद दिलाया जाता है, याद करती है वो खुद के बचपन को, वो याद करती है, चाइल्डहुड। व्हेन हर मदर हैड बीन यंग, जब उसकी माँ बहुत जवान थी। whereas now she is encircled with the fear of losing her, और जहां पर वो घिरी हुई है now, जबकि अभी अभी की परिस्थिति में वो encircled मतलब घिरी हुई है, क्या से, डर से घिरी हुई है कि वो अपने मदर को खोने जा रही है, अपनी माँ को, क्योंकि वह बुजुर्ग हो गई है और अधिक दिन तक इस पृथ्वी पर वो नहीं रहेगी, मतलब उसका निधन हो जाएगा। एंड दैट हैज मदर मेड हर इनसिक्योर, और ये चीज जो है उसको असुरक्षित कर देता है। इनसिक्योर, इनसिक्योर का अर्थ होता है असुरक्षित, ये भावना उसको असुरक्षित कर देता है। आगे देखते हैं। सी इज एट द एयरपोर्ट टू टेक अ फ्लाइट, वह अभी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए। इट इंडिकेट्स, ये दिखाता है डिपार्चर एंड सेपरेशन, तो प्रस्थान कर रही है और बिछुड़ रही है। डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान करना, एंड सेपरेशन, सेपरेशन का अर्थ होता है बिछुड़ना, तो ये विचलन और प्रस्थान को दिखाता है। दिस क्रिएट्स मेलनकोली, तो इसको, इससे उनको बहुत अधिक क्या होता है, दर्द होता है। मेलनकोलिक एक तरह का पीड़ा या तो दर्द का भाव उनके बीच में, डर जो कि डर डर और भय से समाहित है। as she bids goodbye to her mother, और जैसे कि वह अपनी माँ को क्या बोलती है, अलविदा बोलती है, गुड बाय टू हर मदर, अपनी माँ को। द इमेज ऑफ द ओल्ड वन वर्न आउट मदर इन द twilight of years strikes her again, और जैसे ही वह अलविदा बोलती है अपनी माँ को, तो वो जो छवि है, इमेज, वो जो चित्र है, ऑफ हर, ऑफ द ओल्ड वन, वो जो बुजुर्ग, और फीका, वान का अर्थ होता है फीका, born आउट मतलब मुरझाया सा हुआ चेहरा उसकी माँ का। द ट्विलाइट ऑफ इयर्स, फिर से उसके मन में वो उसका चेहरा याद आता है और वो फिर से उसको दुख और पीड़ा होता है। स्ट्राइक्स हर अगेन मतलब दोबारा से उसको वो दुख और दर्द होता है। हियर अगेन अ सिमिली इज यूज्ड, यहाँ पर दोबारा से ये सिमिली का प्रयोग किया गया है, तुलनात्मक प्रयोग किया गया है। टू कंपेयर, तुलना करने के लिए, हर मदर, उसकी माँ को, विथ लेट विंटर्स मून, मतलब देर का जो शरद ऋतु का चंद्रमा है उसके साथ फिर से तुलना किया गया है। Whose light is obstacle, और जिसका जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश, वो बाधित होता है। ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल का अर्थ होता है बाधित होता है। बाय फॉग एंड मिस्ट, क्या से, फॉग का अर्थ है कोहरा, मिस्ट कुहासा, कोहरा या कुहासा से वो क्या होता है, उसके प्रकाश को रोक देता है, चंद्रमा के प्रकाश को, सर्दी की ऋतु में। As she looks old now, और जैसे कि वह अभी बुजुर्ग दिखाई दे रही है, her personality is affected by it, और उसका व्यक्तित्व भी इससे प्रभावित हुआ है। आगे हम देखते हैं। The poet is feeling the pain of separation, यहाँ पर कवित्री जो है वो बिछुड़न का वो दर्द को अनुभव कर रही है। Leaving her mother and going, अपनी माँ को छोड़ के अभी चली जा रही है। Also her childhood fear is fear of losing her mother, which she feels, वह भी अपने बचपन में जिस तरह से अनुभव करती थी कि अपनी माँ को खोने का डर, उस समय तो कुछ क्षण के लिए वो खोती थी, है ना, या तो चाहे वो क्लास में गई हुई हो, स्कूल में जाती थी, तो उस समय अपनी मदर को ढूंढती थी, तो किस तरह का जब नहीं मिलती थी उसकी माँ, तो उसके मन में जो दर्द या डर या भय होता था, तो टाइम बीइंग के लिए मतलब कुछ समय के लिए होता था, लेकिन अभी तो वो एहसास कर रही है कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ को खोने जा रही है, लूजिंग हर मदर, which she feels, जो कि वो अनुभव करती है, that earlier was temporary, जो पहले का जो भाव था बचपन में, वो कुछ क्षण के लिए वो होती थी, बट नाउ, लेकिन अभी, could be forever, कि वो अभी हमेशा के लिए वो खो देगी। as she could die of old age, जैसे कि वह मर सकती है बुजुर्ग होकर के, is haunting her,
और यही भाव उसके मन में बार बार आ रहा है। हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब ये जो भावना होता है वो उसके दिमाग में बार बार आ रहा है। शी इज सो पेन्ड, उसको बहुत पीड़ा हो रहा है। दैट इट इज नेचुरल फॉर हर, और ये उसके लिए एक मतलब स्वाभाविक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। फॉर हर टू क्राई, रोना उसके लिए एक स्वाभाविक है। और चूंकि वो महिला है और उसके लिए स्वाभाविक है, वह आसानी से वो रो देगी। बट कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट शी हाइड्स हर टीयर्स एंड स्माइल्स, लेकिन इन सभी को बड़ी ही बहादुरी से वो छिपाती है। सी हाइड्स मतलब छिपाती है, ब्रेव मतलब बड़ी ही बहादुरी से। हर टीयर्स अपने आंसुओं को छिपाती है, और आखिरी में भी वो मुस्कुराने का प्रयास करती है। एंड स्माइल्स मतलब मुस्कुराने का प्रयास करती है। सी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, अपनी माँ को अलविदा बोलती है। बिड फेयरवेल मतलब अलविदा कहना। हर मदर अपनी माँ को। एंड कीपिंग हर होप ऑफ सीइंग हर अगेन अलाइव सेज, और वह ये आशा रखते हुए, कीपिंग हर होप ये आशा रखते हुए कि वह उसको दोबारा से जिंदा देख पाएगी, सेज वह बोलती है, सी यू सून अम्मा, मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगी, बहुत जल्दी आपको देखूंगी। सी हाइड्स हर सोरो, वह अपना जो पीड़ा था, दुख था, उसको छिपाती है। एज शी डज नॉट वांट टू क्रिएट अ पेनफुल एनवायरनमेंट, जैसे कि वह किसी भी तरह से इस वातावरण को, जो विछड़न का वातावरण है, उसको किसी भी तरह से बहुत दर्दनाक वो बनाना नहीं चाहती है। पेनफुल एनवायरनमेंट फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए मतलब दर्द भरा माहौल नहीं बनाना चाहती है। एंड कन्वेस हर, और उसको कन्वे, कन्वे मतलब प्रेषित करना या तो देना, दैट शी इज एंजॉयिंग her life similarly her mother should also be happy and enjoy her life। वो उसको बताना चाहती है कि वह अपना जिंदगी वो मजे में जी रही है, और उसी तरह से अपनी माँ को भी बहुत खुश और मजे में जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, हम इतना तो हमको पता हो गया। फिर से हम एक बार समारी हम देख लिए। अब आगे हम देखते हैं न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ नए शब्द आए हुए हैं। डॉज, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। डॉज का अर्थ होता है अ शॉर्ट लाइट स्लीप, तो हम थोड़ा सा के लिए हम सोते हैं, झपकी लेते हैं, उसको कहा जाता है डॉज। एशन मतलब राख की तरह। वेरी पेल लाइक एश, बहुत ही पीला या तो फीका, जिसमें कि कोई भी लालिमा या रंग ना हो, और वो राख की तरह दिखाई देता है, उसको कहा जाता है आयसन। कॉर्प्स, अ डेड बॉडी, कॉर्प्स का अर्थ होता है मुर्दा, लाश। स्प्रिंटिंग, हियर शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब दौड़ते हुए से लग रहे, प्रतीत हो रहे थे, जो पेड़ थे वो सभी। तो यहाँ एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है। स्पिलिंग मतलब बाहर निकलना। हियर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, बहुत भारी संख्या में घर से बाहर निकलना। तो क्योंकि बच्चे जो थे उन लोग भारी संख्या में उन लोग घर के बाहर खेल निकल रहे थे, खेल कूद खेलने कूदने के लिए। वन, वन का अर्थ होता है फीका। अननेचुरली पेल्स एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, जब शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है या तो मन में दर्द होता है, तो चेहरा जो है थोड़ा फीका हो जाता है, उसी को कहा जाता है वान। एक, एक का अर्थ होता है पेन, पेन मतलब दर्द। तो हम इतना देख लिए। अब आप देखते हैं, हमको और अच्छे से समझ में आएगा इसका क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग यहाँ से देखते हैं, बिफोर यू रीड सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 90, तो आपके पाठ्य पुस्तक में इससे पहले कि आप पढ़ें, तो एक तरह से उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बिफोर यू रीड सॉल्यूशन मतलब ये आपके क्वेश्चन में है 90, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 90 में है ये क्वेश्चन। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो बुजुर्ग होना एक प्रकृति का नियम है। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर अर्ली पेरेंट्स फ्रॉम, कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं उन लोग, क्या आपने कभी सोचा है? तो इसी का आंसर है यहाँ, एज्ड पीपल यूजुअली अंडरगो पैंग्स, पैंग्स ऑफ लोनलीनेस। तो बुजुर्ग लोग हैं, एज्ड पीपल मतलब बुजुर्ग लोग जो हैं, प्रायः, यूजुअली मतलब प्रायः, उन लोग कष्ट
अकेलेपन के कष्ट से गुजरते हैं। लोनलीनेस का अर्थ होता है अकेलापन। पैंग्स, पैंग्स का अर्थ होता है कष्ट। तो उन लोग अकेलेपन के कष्ट से होकर के उन लोग गुजरते हैं। एंड नीड कंपेनियनशिप, और उनको उस समय साथी की जरूरत होती है। कंपेनियनशिप मतलब उनको साथी की जरूरत होती है। द पेसिमिस्टिक अप्रोच they develop towards life can be shunned only if we provide them with abundant love, care, importance. तो पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का अर्थ है निराशावादी। पेसिमिस्टिक जो कि हर चीज में उसको निराश, नकारात्मक सोचता है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, इस तरह के जो व्यक्ति सोच रखता है उसको कहा जाता है पेसिमिस्टिक। तो निराशावादी अप्रोच, अप्रोच मतलब जिस तरह का निराशावादी धारणा उनके मन में विकसित हो जाता है टुवार्ड्स लाइफ, जिंदगी को लेकर के। डेवलप मतलब विकास होना, टुवार्ड्स लाइफ मतलब जिंदगी को लेकर के एक अवधारणा उनके मन में विकसित हो जाता है, निराशावादी की अवधारणा। कैन बी सन्ड, उसको दूर किया जा सकता है। सन्ड, सन्ड का अर्थ होता है दूर करना। ओनली, कैसे हम दूर कर सकते हैं उनके इस निराशा को? ओनली, केवल इफ वी प्रोवाइड देम, अगर हम लोग उनको बांटेंगे, देंगे, क्या देंगे? अबंडेंट लव, बहुत ज्यादा हम उनको प्यार देंगे, लाड़ प्यार देंगे। केयर, उनकी देखभाल करेंगे। इम्पोर्टेंस, उनको महत्व देंगे। एंड एम्पैथी, और उनको सहानुभूति देंगे। तभी वो इस निराश जिंदगी के प्रति जो उनके मन में धारणा है, निराशावादी धारणा है, उसको हम दूर कर सकते हैं। दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों से आशा करते हैं टू सिट कामली, कि वे उसके बच्चे चुपचाप से बैठ जाएं। कामली मतलब शांत से बैठ जाएं। एंड टॉक टू देम, और वे उनसे बातें करें अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ देयर लाइव्स, कि उनके जीवन में जो जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में शांत बैठकर वे अपने माता पिता के सामने बातें करें। एंड टू टेक देयर सजेशंस, और उनकी सलाह भी लें। सजेशंस मतलब सलाह लें। फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन, तो कोई भी महत्वपूर्ण जो निर्णय लेना है, कुछ भी निर्णय करना है, उसमें उनकी भी हम लोग सलाह लें, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। Their lost vitality can thus be easily rejuvenated, और उनका ये जो खोया हुआ सजीवता, वाइटलिटी, वाइटलिटी का अर्थ होता है उनका एक खोया हुआ सजीवता, कैन बी इजीली, वो आसानी से उसको फिर से वापस लौटाया जा सकता है, उसको जवान बनाया जा सकता है। रिजोविनेटेड मतलब किसी को जवान बना देना फिर से। तो उनका जो जो ऊर्जा है, जो वाइटलिटी है, वो मतलब अभी क्या हो गया, मुरझाया गया है, मुरझा सा गया है, तो उसको फिर से उनको क्या मतलब हम लोग जवानी में ला सकते हैं। दिस हैप्पीनेस विल एनकरेज देम, और ये खुशी उनको प्रोत्साहित करेगा टू लिव लाइफ इंथ्यूजियास्टिकली, कि जिंदगी उन लोग बड़ी ही उत्साह के साथ जी सकें। इंथ्यूजियास्टिकली मतलब उत्साह के साथ उन लोग जिंदगी फिर से जी सकें। तो ये था पहला क्वेश्चन। थिंक इट आउट। ये 91 में और एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक, किस तरह का दर्द और पीड़ा कवित्री अनुभव करती है, किस तरह का दर्द और पीड़ा कवित्री अनुभव करती है। आंसर, द पोएट व्हाइल लिविंग हर पेरेंट्स होम, कवित्री जब वो अपने माता पिता का घर छोड़ के जा रही है, लिविंग मतलब छोड़ के जा रही है, पेरेंट्स अपने माता पिता का घर छोड़ के वो जा रही है। ऑब्जर्व्स हर मदर्स पैरिड फेस, वो ध्यान से देखती है अपनी माँ का ये पीला चेहरा को, क्योंकि उसके चेहरे में किसी तरह का उत्साह, जोश नहीं है, लालिमा नहीं है, और उसका चेहरा जो है फीका सा पड़ गया है, उस चेहरे को देखती है। फॉर द पोएट, कवित्री के लिए, द आइसन फेस ऑफ हर मदर, लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर, bears resemblance to a corpse। तो कवित्री के लिए जो है द आइसन फेस, उसका जो चेहरा था उसकी माँ का, वो राख की तरह हो गया है, राख की तरह हो गया है, कलरलेस, उसमें किसी भी तरह का रंग नहीं है, जो फीका पड़ गया है। ऑफ हर मदर, लॉस्ट ऑफ ऑल, लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी मतलब उसमें किसी भी तरह का सजीवता नहीं है, जीवन नहीं है, ऐसा लग रहा है, वो सजीवता खो चुकी है।
एंड कलर, उसमें किसी भी तरह का रंग नहीं है, रंग भी उड़ गया है। बेयर्स रिसेम्बलेंस टू अ कॉर्प्स, और वो ऐसे दिखाई दे रहा है मानो वहां पर कोई लाश पड़ा हुआ हो, कॉर्प्स मतलब लाश पड़ा हुआ हो। सी रियलाइजेस, तो कवित्री को एहसास होता है, रियलाइजेस मतलब उसको एहसास होता है, विथ पेन, बहुत ही दर्द से वो एहसास करती है, दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, कि उसकी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, ग्रोन ओल्ड मतलब बुजुर्ग हो चुकी है, एंड इज नियरिंग हर डेथ, और वह उसका मृत्यु निकट पहुंच रहा है, वो अधिक दिन के मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी उसका निधन हो जाएगा। इसको उसकी बेटी कवित्री जो है वो जानती है, कमला दास जानती है। Such thoughts makes her recollect her childhood, और इस तरह का विचार, such thoughts makes her recollect, वो इस तरह का विचार उसके मन में आते हैं और वह फिर से याद करती है, recollect मतलब वहां वो याद करने का प्रयास करती है अपने बचपन के जीवन का, चाइल्डहुड फियर, कि बचपन में किस तरह से वो डरा करती थी, उसको भय लगता था, एन एंजाइटी, उसको डर और चिंता होता था, ऑफ लूजिंग हर मदर, कि वह अपनी माँ को बचपन में वो कैसे खो देगी, कि उस तरह का उसको डर और भय लगता था जब कभी वो स्कूल जाती थी और अपनी माँ को नहीं देखती थी या पूछती थी मम्मी कहाँ है, तो उसको उस समय डर और चिंता होती थी माँ के बगैर, लेकिन वो तो केवल क्षणिक था। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेसेस हर, और यही विचार कि वह अभी अपनी माँ से बिछुड़ने जा रही है, सेपरेटेड, सेपरेटेड का अर्थ है बिछुड़ने जा रही है, फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से, और यही उसको और अधिक क्या कर देता है, दुखित कर देता है, डिस्ट्रेसेस हर मतलब और अधिक दुखित कर देता है। Even her smiles are an expression of her helplessness. यहाँ तक कि उसका ये जो मुस्कान है, आखिरी में वो मुस्कुराती है, वो भी प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेशन मतलब दिखाता है उसका असहायपन को, हेल्पलेसनेस मतलब असहायपन को दिखलाता है कि कितना असहाय हो, असहाय है वो, और द फेस ऑफ व्हाट इज इनएविटेबल, उस वास्तविकता पर जिसको कि होने से कोई नहीं रोक सकता, अन इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वो निश्चित होकर के ही रहेगा, होकर के ही रहेगा, उसको कहा जाता है अनएविटेबल, जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, क्यों इस जवान पेड़ों को दौड़ते हुए बताया गया है। जवान पेड़ों को जब कवित्री जो है कार की खिड़की से बाहर देखती है तो पेड़ों को दौड़ते हुए से देखती है, इसको दौड़ते हुए से क्यों बताया गया है, तो मैंने पढ़ाते समय भी कहा था कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, और पर्सोनिफिकेशन उसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका अर्थ होता है, पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीयकरण। व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, तो देखो जब वह ड्राइविंग कार चला रही थी कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए, इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, और वह प्रयास कर रही थी, एफर्ट मतलब प्रयास कर रही थी, टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ कि वह अपना ध्यान भंग करे, डिस्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी चीज मन में आना, उससे अपना ध्यान किसी दूसरे तरफ ले जाना, तो अपना जो ध्यान को वो हटाना चाह रही थी हर्षल, फ्रॉम द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, तो अपनी बुजुर्ग होती हुई माँ का उसके मन में जो विचार आ रहा था, उस विचार से अपना ध्यान या तो अपना ध्यान वो हटाने के लिए वो कहाँ देखती है, बाहर देखती है। द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जो कवित्री है वो जवान पेड़ों को दौड़ते हुए से देखती है। द ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार, और ये जो पेड़ थे प्रतीत होते हैं, सीम मतलब प्रतीत होते हैं, टू बी रनिंग पास्ट मतलब उन लोग उससे दौड़ते हुए गुजरते हैं, दौड़ते हुए से दिखाई देते हैं, जो कि ये जो कार चल रही है उससे उन लोग गुजरते हैं, रनिंग पास्ट मतलब उससे उन लोग दौड़ते हुए चलते हुए कार के सामने से गुजरते हैं, मूविंग कार। स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिंबलाइजेस, तो दौड़ते हुए पेड़ बतलाता है, सिंबलाइजेस मतलब दिखाता है, द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमंस लाइफ, कि कितना तेजी से मानव मानव जीवन भी गुजरता है, रैपिडली पासिंग मतलब तेजी से गुजरता है मनुष्य का जीवन भी, मनुष्य का जीवन भी, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि बचपन से कितना जल्दी वो गुजर जाता है और वो बुढ़ापे पर पहुंच जाता है।
दिस इमेज और ये जो छवि है, ये जो चित्र है, विच शोस एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, और ये जो पेड़ का दौड़ना और या जो छवि लिया गया है, ये क्या आपको दिखाता है? शोस दिखाता है एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप को दिखाता है, एक्टिविटी क्रियाकलाप को दिखाता है, एंड स्ट्रेंथ और उसमें कुछ शक्ति भी है, ऊर्जा है, स्ट्रेंथ इज कॉन्ट्रास्टेड, और इसका विरोध मतलब उल्टा दिखाया गया है, ठीक इसके विपरीत हम अगर देखते हैं, विद दैट ऑफ हर ओल्ड एंड वीक मदर, कि उसकी जो बुजुर्ग और कमजोर माँ है, वो सीम्स डोरमेंट, जो कि वह निंद्रा में दिखाई देती है, डोरमेंट सोती हुई सी दिखाई देना, डोरमेंट का अर्थ होता है सोना, सोती हुई सी दिखाई देती है, स्लीपिंग इन द कार, और वो कहाँ सो रही है? कार में। तो दो भी चीजों की तुलना की गई है, जब वह बाहर देखती है तो पेड़ जो है दौड़ते हुए से दिखाई देते हैं, और उसमें जीवन है, क्रियाकलाप है, उसमें ऊर्जा है, सब कितना तेजी से हम लोग दौड़ते हुए मतलब दिखाई देते हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत उसकी जो बुजुर्ग और कमजोर माँ है, वह ऊँघते हुए से कार में सोती हुई दिखाई दे रही है, इसके बीच में तुलना किया गया है। The young trees represents life in contrast to her mother's approaching death. तो ये जो यंग ट्रीज जो है, जवान पेड़ जो है, हमको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या का? जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें जीवन है। इसके ठीक विपरीत कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके ठीक विपरीत उसकी माँ के ठीक विपरीत, जो कि अभी मृत्यु तक पहुंच रही है, उसका मृत्यु अभी निकट है, जो कि वो बहुत जल्दी ही उसका निधन हो जाएगा। तो उसके ठीक विपरीत पेड़ जो है बहुत जवान का प्रतीक है, सिंबलाइज मतलब प्रतीकात्मक है ना, सिंबलाइज का अर्थ होता है प्रतीकात्मक, तो यहाँ उस प्रतीकात्मक को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कवित्री जो है यहाँ पर इस छवि को कि खुशनुमा बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, भारी संख्या में खुशमिजाज बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस प्रतीक को या तो इस छवि को क्यों लाती है कवित्री? इन द पोएम, कविता में, द पोएट हैज शोन कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, कवित्री जो है दिखाया है कि विरोधाभास छवि को दिखाया है, ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मृत्यु का के बीच का जो कॉन्ट्रास्टिंग विरोधाभास है उसको दिखाया है, कौन? कवित्री ने दिखाई है। शी हैज इनकॉर्पोरेटेड द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, तो वह शी हैज इनकॉर्पोरेटेड, वह शामिल की है, इनकॉर्पोरेटेड का अर्थ होता है शामिल करना, द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, तो ये जो छवि है कुछ मिजाज बच्चों की छवि को शामिल की है, रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस टू प्ले, जो कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं टू प्ले, खेलने के लिए, इन ऑर्डर टू सिग्निफाई लाइवलीनेस, इसको ये दिखाने के लिए वो इसको शामिल की है इस छवि को कि उसमें क्या है? सिग्निफाई लाइवलीनेस, उसमें कितना जीवंत है, विगर ऊर्जा है, हेल्थ कितना हम लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, ब्यूटी कितना सुंदर है, एंड हैप्पीनेस और कितना खुशमिजाज है हम लोग। तो इसको दिखाने के लिए वो इन बच्चों का इमेज या छवि को इस पोएम में वो शामिल करती है। दिस इमेज इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, ये जो छवि है वो बहुत अधिक क्या है? विरोधाभास है, टू दैट ऑफ हर मदर, उसकी माँ से अगर तुलना की जाए तो बहुत अधिक क्या है? विरोधाभास है। हु इज नियरिंग हर डेथ, जो कि वह अपनी मृत्यु शैया के निकट पहुंच रही है, नियरिंग हर डेथ मतलब अपनी मृत्यु के नजदीक पहुंच रही है, एंड हैज बिकम ओल्ड, और वह अभी बुजुर्ग हो गई है, इनएक्टिव, और उसमें किसी भी तरह का क्रियाकलाप नहीं है, चंचलता नहीं है, इनएक्टिव, वीक, वह कमजोर हो चुकी है, एंड विदर्ड, विदर्ड मतलब मुरझा गई है, विदर्ड मतलब मुरझा गई है। द पोएट हैज juxtaposed, जो कवित्री जो है वो इसको साथ में रखी है, juxtaposed मतलब एक साथ रखी है, द टू इमेजेस, दो छवि को, टू इंडिकेट, ये दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम, कि उनके बीच में विरोधाभास दिखाने के लिए दो जो छवि है, एक अपने बुजुर्ग माँ और बच्चे जो है बहुत खुशनुमा पल में खुशमिजाज बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, इन दोनों को एक साथ मतलब विरोधाभास को दिखाने के लिए कवि एक साथ कवित्री रखती है। चाइल्डहुड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ,
तो बचपन जो है उससे हम लोगों को पता चलता है कि जिंदगी की शुरुआत को दर्शाता है। बचपना जो है जिंदगी की शुरुआत को दर्शाता है। वेयर एज ओल्ड एज मार्क्स इट्स एंड, और लेकिन बुजुर्ग जो है वो हमारे जिंदगी का अंत को दर्शाता है। चाइल्डहुड हमारी जिंदगी को शुरुआत को दर्शाता है और बुजुर्ग या तो बूढ़ापन हमारे जिंदगी के अंत को दर्शाता है। यही दिखाने के लिए कवित्री यहाँ प्रयास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why has the mother been compared to the late winter's moon? क्यों मदर माँ माँ को जो है तुलना किया गया है शरद ऋतु की चंद्रमा से। शरद ऋतु की चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की गई है? विथ द ग्रोविंग एज, जैसे जैसे मतलब उम्र ढलता है, ग्रोविंग एज मतलब जैसे जैसे उम्र ढलता है, the poet's mother has started losing all her vitality and radiance. कवित्री की माँ जो है वो स्टार्टेड मतलब वो खोना शुरू कर दी है। स्टार्टेड लूजिंग मतलब खोना शुरू कर दी है। ऑल हर वाइटलिटी एंड रेडियंस, अपना जो भी सजीवता था और जो लालिमा था उसके चेहरे पर, वो सभी धीरे धीरे वो खोना शुरू कर दी है। The poet uses the simile of late winter's moon for her mother to indicate her approaching death. तो यहाँ जो कवित्री है ये फिगर ऑफ स्पीच या तो पोएटिक डिवाइस सिमिली का प्रयोग करती है। सिमिली जो कि तुलना के लिए किया जाता है दो चीजों के बीच में तुलना के लिए, और इसको लाइक या तो एज शब्द का प्रयोग करके तुलना किया जाता है। तो यहाँ तुलना किया गया है उसकी माँ का किससे? शरद ऋतु की चंद्रमा के साथ तुलना किया गया है, लेट विंटर्स मून, फॉर द मदर टू इंडिकेट, अपनी माँ को ये दिखाने के लिए कि उसकी माँ का जो मृत्यु है वो क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, अप्रोचिंग डेथ, कि उसकी माँ का जो मृत्यु है क्योंकि वह बुजुर्ग हो गई है और उसका मृत्यु निकट है, ये दिखाने के लिए इसकी तुलना की गई है। विंटर बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, क्योंकि जो विंटर है, शरद ऋतु है या ठंड का मौसम है हमारे जो कैलेंडर ईयर है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, तो दिसंबर ही में सबसे अधिक ठंड लगता है हम लोगों को। तो विंटर सीजन तो हमारे जो कैलेंडर है उसका सबसे आखिरी महीना है। बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर मतलब हमारे वर्ष का ये आखिरी मौसम है। इज सिनोनिमस, और वह समान है, सिनोनिमस का अर्थ है समान है, विथ लाइफलेसनेस एंड डोरमेंसी, तो इसमें भी जीवन नहीं होता है, लाइफलेस, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, लेकिन इसमें जीवन का अभाव होता है, एंड डोरमेंसी, और सब चीज हमको ऐसे लगता है कि मतलब सो रहे हूँ, डोरमेंसी मतलब सो रहे हूँ, क्योंकि आपको पता है दिसंबर के महीना में बसंत की ऋतु में सब चीज नए नए कोपले निकलते हैं, पत्तियों में ये पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं, लेकिन ये ठंड के मौसम में उनके बर्फ गिरता है, कुहासा कोहरा छाता है, और मतलब ऐसा लगता है कि सब चीज का अंत हो गया है, जिंदगी का अंत हो गया है, और सब अभी क्या हो गए हैं, सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। डोरमेंसी मतलब सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, ऐसा लगता है कब, विंटर सीजन में। एंड विंटर्स मून इज ऑल्सो पेल व्हाइट इन कलर, और शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वो भी बहुत फीका पीला और सफेद होता है, बहुत मतलब थोड़ा सा पीला हो जाता है, उसमें पूरा व्हाइट नहीं रहता है, थोड़ा सा पीला हो जाता है, पेल पेल व्हाइट इन कलर, बिकॉज बेरिंग क्लोज रिसेम्बलेंस, और वो बहुत अधिक समानता दिखता है किससे, उसकी बुजुर्ग माँ के साथ, विद हर मदर, तो उस बहुत अधिक उसमें रिसेम्बलेंस मतलब समानता दिखाई देता है शरद ऋतु की चंद्रमा और उसकी बुजुर्ग माँ की अगर तुलना की जाए तो दोनों में ही समानता दिखाई देता है। हर मदर वो हैविंग लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी माँ भी पूरा शक्ति वो खो चुकी है, एंड ब्यूटी, और उसके जो सुंदरता वो भी चली गई है, उसके गाल चेहरे पर सब क्या है, झुर्रियां पड़ गई हैं, जवानी में कितना सुंदर और आकर्षक लगती थी, होगी लालिमा थी, लेकिन अभी बुजुर्ग अवस्था में उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, सुंदरता भी उड़ गई है। लुक्स वन एंड पेल, और अभी वो बहुत ही फीका और पीला दिखाई देती है उसकी बुजुर्ग माँ, टू द पोएट मतलब कवित्री के लिए। हर मदर उसकी माँ, टू इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, तो उसकी माँ भी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ मतलब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, जिस तरह से ठंड का मौसम जो है सबसे लास्ट सीजन होता है, वर्ष का आखिरी सीजन होता है, दिसंबर का महीना कैलेंडर के अनुसार
सबसे आखिरी महीना होता है, उसी तरह से उसकी माँ भी अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में है वो। तो हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do the parting words of the poet and her smile signify? तो पार्टिंग वर्ड्स मतलब विछुड़न के शब्द। पार्टिंग वर्ड्स का अर्थ है विछुड़न के शब्द ऑफ द पोएट। तो कवियत्री का जो विछुड़न का शब्द था और उसका जो मुस्कान था, उससे क्या हम लोगों को क्या क्या को दर्शाता है, क्या को दिखाता है? द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स। तो पोएट या कवित्री का जो बिछड़ते समय जो शब्द थे वो क्या थे? सी यू सून अम्मा, कि मैं तुमको बहुत जल्दी देखूंगी अम्मा। सिग्निफाइज, तो ये हमको यही बतलाता है, इसका महत्व यही है। बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर, तो वह अपने माँ को वो क्या देती है? विदाई देती है। फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदाई देती है टू हर मदर। एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड सियर, और वह प्रयास करती है, एफर्ट मतलब प्रयास करती है उसको छोड़ने का। लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड सियर, इससे पहले हम लोग पेसिमिस्ट पढ़े थे यहाँ, लेकिन ऑप्टिमिज्म का अर्थ है आशावादी। ऑप्टिमिज्म का अर्थ है आशावादी। वह अपनी माँ को विदाई भी देना चाहती है और उसको आशावादी भाव के रूप में उसको छोड़ना चाहती है, और वो चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। एंड सियर, उसको खुश करना चाहती है। दे ऑल्सो एनेबल द पोएट टू एम्पथाइज, और वे भी, ये जो मुस्कान था और ये जो बिछड़न के शब्द थे, वो उसको एनेबल, उसको समर्थित करते हैं कवित्री को। टू एम्पथाइज, सहानुभूति, उसको सहानुभूति देने के लिए। विद द सेंस ऑफ आइसोलेशन, इस विछड़न के समय में भी, आइसोलेशन का अर्थ होता है विछड़न, तो इस आइसोलेशन या दूर होते समय भी उसको सहानुभूति देते हैं। फेस्ड बाय हर मदर इन द ओल्ड एज, क्योंकि वो बुजुर्ग अवस्था में है और इस अवस्था में भी उससे दूर, अभी उससे बिछुड़ने के लिए उसको सहानुभूति देने के लिए उसको मतलब एक तरह से उसको बल देते हैं। हर स्माइल सिग्निफाइज हर हेल्पलेसनेस, तो देखो उसका ये जो मुस्कान है वो दर्शाता है उसका असहाय असहाय भाव को। हेल्पलेसनेस मतलब वो कितने असहाय है, उसको दर्शाता है उसका मुस्कान। एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ, क्योंकि उसके माँ के चेहरे के सामने और उसका ये जो मृत्यु है जिसको कि हम लोग नहीं रोक सकते हैं, इनएविटेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता है, मृत्यु तो हो करके रहेगा। तो उस चीज को देख करके वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करती है। दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर, तो ये जो चीजें हैं, सी यू अम्मा, तो ये प्रदर्शित करते हैं उसके प्यार को और उसका कंसर्न, अपने माँ के प्रति उसका जो देख रेख करने का है, उसको इज्जत देती है, देखभाल करती है, उसको दर्शाता है हर मदर। अलोंग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल, इसी के साथ साथ में उसको दर्द भी है और संघर्ष भी करनी है, that she undergoes in coming to terms with this bitter realization, उसके मन में भी जो दर्द है, पीड़ा है, उसको छिपा रही है वो और मुस्कुराने का प्रयास कर रही है। मतलब एक तरह से उसका एक फेक मुस्कान है, फर्जी मुस्कान है, उसके मन में एक्चुअली तो दुख है, दर्द है, लेकिन अपनी माँ को वो किसी भी तरह से उस दुख और दर्द को दिखाना नहीं चाहती है। वो अपनी माँ को किसी भी तरह से मतलब दुख देना वो नहीं चाहती है अंतिम क्षण के समय में भी, और उसको पता है कि जब तक वह लौटेगी हो सकता है उसकी माँ नहीं रहेगी, गुजर गई होगी, और इसीलिए वो उसको मतलब एक खोखला ढाढ़स बंधाती है, सी यू सून अम्मा बोल करके। तो इस तरह से हम यहाँ इस पाठ को, जो क्वेश्चन आंसर का भाग था, हमने समाप्त कर लिया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी तो कोर्स कंप्लीट बहुत छोटा कर दिया है आप सभी के लिए, जो 12वीं का कोर्स था, इसमें से अभी सितंबर माह में ये 2 ही कोर्स पढ़ना था और कुछ ग्रामर के भाग हैं जिसको कि हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो अगर हमको ये जो मेरा पढ़ाना है आप लोगों को अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं, तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मैं जरूर ये जो पीडीएफ इत्यादि है मैं यूट्यूब वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप बाद में पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ आज क्लास को अंत करते हैं। धन्यवाद।